जैसे मैंने आपको बताया, अब आप अगर स्क्रीन देखें, तो एक ऐसे जो मैंने आपके लिए लिखा है इसी टॉपिक पे एयर पॉल्यूशन। हम इस ऐसे राइटिंग को ड्राफ्टिंग कहते हैं, जो कि 20 मार्क्स की होती है, क्योंकि जो पूरा प्लानिंग का प्रोसीजर था दैट्स फॉर 10 मार्क्स। Now, if we just read the paragraphs, it will give you the idea that how I utilize the same points, but in a different wordings in this essay. स्टार्ट करते हैं। एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बिकॉज आपको टॉपिक सेंटेंस ऐसे ही रखना है जिससे आपका ओपनिंग ऑफ द एसे शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सफरिंग बैडली ड्यू टू इंटॉक्सिकेटेड एयर कंडीशन। द मोस्ट डिजास्ट्रस टाइप ऑफ पोल्यूशन इज एयर पोल्यूशन। ओके, so this is your opening paragraph, which has the topic sentence, which has a little bit of definition, and also which has a thesis statement which tells you that how I'm going to prove in my essay that air pollution is the disastrous type of pollution. Okay, so let's go on. This can cause harmful diseases which attack the living organism and affect their immunity system, resulting weak and meager health conditions. Similarly, urbanization also. So अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो पॉइंट यूज किया है, यानी कि मैंने बॉडी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में जो बात की है वो की है मैंने बेसिकली सेकेंड थिंग की, जो कि मेरे फिशबोन में सेकेंड पॉइंट था। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेरी होगी कि मिस हमने ये तो प्लानिंग में सेकेंड लिखा था, तो अब आपने ऐसे में वो फर्स्ट कैसे लिख दिया? तो लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर द राइटर ऑफ योर ऐसे, सो यू हैव टू डिसाइड दैट विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट विच शुड कम इन द बिगिनिंग ऑफ योर ऐसे। देखिए, जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास रैंडम आइडियाज, रैंडम थॉट्स रॉ फॉर्म में आ रहे होते हैं। ठीक है, हम कोई एक वर्ड हमारे सामने आता है। आप सबने रैपिड फायर का गेम तो देखा ही होगा। रैपिड फायर एक ऐसा गेम होता है जिसमें आपको एक वर्ड बोला जाए और आपको विदाउट स्पेंडिंग moment to think about it, within a second you need to give one more word related to it, or whatever comes in your mind, the next word that could be said instantly. Similarly, जब हम कभी किसी चीज पे प्लान बनाने बैठते हैं तो हमारे पास एक टॉपिक की तरह एक बात होती है जिसके ऊपर हम सोचना शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ एयर पोल्यूशन पे सोचना शुरू किया तो आपने देखा कि हमारे पास दो जल्दी जल्दी से इसके लिए कॉजेज आना शुरू हुए। ठीक है, कॉजेज के बाद हमने उन कॉजेज के इफेक्ट सोचे तो हमें वो भी मिलने शुरू हो गए। अब ये डिसाइड करना कि इनमें से कौन सा ज्यादा पावरफुल था, ये कहलाता है बेसिकली आउटलाइनिंग। ठीक है, आउटलाइनिंग का प्रोसेस आप पेपर पे नहीं करेंगे, आपको अपने माइंड में करना है, बिकॉज के यू डोंट हैव स्पेस गिवन इन द पेपर फॉर आउटलाइनिंग। Secondly, you don't have much time to outline things and show it on the paper. So इस वजह से हमने outlining यहाँ पर अपने mind में की है। Outlining के बाद हमने decide किया कि जो second point था, this is so important that we have to put it in the beginning, and that's why we did it. So there's no harm in changing the position of your thoughts in your essay writing. That's perfectly fine. आगे बढ़ते हैं। हमने दूसरा point उठाया, similarly urbanization also caused vast damage to the atmosphere around us. Now, this is the second point we want to discuss. Now, second point was basically fossil fuel. Fossil fuel से हमें फौरन समझ आता है कि यकीनन मॉडर्नाइजेशन हुई है, कोई चीज़ एडवांसमेंट की तरफ गई है, इसीलिए हमें उसके लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि पहले ज़माने में तो अगर आप जाएं या पहले ज़माने को अगर आप पिक्चराइज करें तो आपको समझ आ जाता है कि वहाँ पे आग भी पत्थर से रगड़ के जला ली जाती थी, एंड दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ फ्यूल. Things are mostly the natural resources which they use to give certain kind of comfort and luxury to them. लेकिन जितना जितना ज़माना एडवांस होता चला गया उतनी ज़्यादा चीज़ों में हमने एडवांसमेंट डाली. सो यहाँ पर जो बात अर्बनाइजेशन का वर्ड मैंने यहाँ यूज़ किया है वो मैंने इसलिए यूज़ किया है, कोई ये ना समझे कि अर्बनाइजेशन का पॉइंट तो हमने डिस्कस नहीं किया. बेसिकली अर्बनाइजेशन आगे जाके उसी बात से कनेक्ट होगी जो हमारा रॉ आइडिया था. सो सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. द वे पीपल आर एडवांसिंग एंड नीड मोर रिसोर्सेज, they started burning fossil fuel for their personal usage. Now, I also kept certain things in my mind while writing this point कि हमें अपना ऐसे 150 लिमिट के अंदर रखना है,
हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, या अगर हम कोई एक एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसकी मज़ीद सब एग्जांपल्स नहीं देनी है। इस वजह से मैंने बहुत डायरेक्ट बात की है। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा-सा वर्ड काउंट इंक्रीज़ आपके पास होता, या आप इसे इंक्रीज़्ड वे में लिखते या लिखना चाहें, तो आप उसे पहले इस एक एक प्रॉपर उसकी पिक्चर या एक बैकग्राउंड ड्रॉ करेंगे। वो ये होगा कि because people need more resources and the resources are advanced resources, so for that they need fuel. Now fuel is also getting expensive due to various reasons, because of the less production, because of the more consumption. So now we actually scientists actually developed a lot of other ways to get the fuel. So one of the effective ways of getting fuel is also fossil fuel. So all of these details मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए। उसकी रीज़न सिर्फ इतनी है कि हम अभी फॉसिल फ्यूल को फोकस करके बात नहीं कर रहे, वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन एयर पोल्यूशन। सो हम यहाँ पर आते हैं दोबारा। अब हम देखेंगे कि हमने यहाँ क्या लिखा, कि दे स्टार्टेड बर्निंग फॉसिल फ्यूल फॉर देयर पर्सनल यूजेज। सच हार्मफुल थिंग इज एक्सट्रीमली हैजर्डस फॉर हेल्थ, and it is also becoming the major factor of deteriorated environment. So now if you see, the quality has disrupted and decreased. This point has been proved by this word deteriorated environment in the second point. Now many people might have thought कि मैंने जब प्लानिंग की थी तो मैंने कुछ और वोकैबुलरी यूज़ की थी, जब मैं ऐसे लिख रही हूँ तो मेरी वोकैबुलरी चेंज हो गई है। तो देखें, यही एक चीज़ है जो आपको भी अपने अंदर डेवलप करनी है, और इंशाल्लाह आपके अंदर ये चीज़ डेवलप होगी ओवर द टाइम व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर एंड व्हेन यू ट्राई टू राइट थिंग्स ऑन डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स विद डाइवर्स एक्सपीरियंसेस। तो आपको खुद समझ आएगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कई तरीके से एक्सप्लेन की जा सकती हैं, उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो बट हमें सिर्फ एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी चाहिए, वन थिंग शुड ऑलवेज बी इन योर माइंड, दैट द वर्ड शुड कनेक्ट विद द कॉन्टेक्स्ट। अगर कॉन्टेक्स्ट से मैच होता हुआ वर्ड नहीं है तो वो वहाँ फिट इन ही नहीं करेगा, और अगर वो फिट इन नहीं करेगा तो आपके पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर को ख़राब करेगा, एंड देन ग्रामेटिकल एरर्स come in your work, and due to that you will also get less marks and sometimes no marks for that. ठीक है, so keep that thing in mind that you have to use correct, contextually correct vocabulary. ठीक है, so अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या है, सच हार्मफुल। ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था। अब आप देखिए कि मैंने जब दोनों चीज़ों को उनके एग्जाम्पल्स और उनके पॉइंट्स के साथ बता दिया बॉडी पैराग्राफ में, सो आई स्ट्रेट अवे केम टू द कंक्लूसिव पैराग्राफ विच इज़ जस्ट फॉर 3-4 लाइन्स। ठीक है, 3 लाइन्स में मैंने एंड किया है बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप दिस विद इन द वर्ड काउंट। तो इन द एंड इट इज़ आर, अच्छा इन दी एंड का फ्रेज मैंने यूज़ किया है, नॉट नेसेसरली कि वो आप भी यूज़ करें। यू कैन यूज़ एनी अदर फ्रेज whatever, for example you can say conclusively, in conclusion, hence it is proved. So anything which you think is giving much more better effect to your essay, so you can use it. So in the end, it is our responsibility to take care of our environment and preserve the natural resources for future generations. Now this is a very generic ending. Now usually conclusions of problematic topics should have a very जेनरिक एंडिंग, क्योंकि देखें जितना ज़्यादा आप उसको ओपिनियनेटेड बनाएंगे वो आर्ग्यूमेंटेटिव लगने लगेगा। ये चीज़ आपको बड़ी जनरल रखनी है ताकि आपकी बात वाज़ेह हो जाए। नाउ इफ़ यू even if you count my words in this essay, so मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ अंदाज़न से कि they are around 130 words. Now 130 is within the limit. So it means कि अगर आप 130 में 20 words और ऐड करना चाहें, या अगर मैं आगे इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग और कर दूँ, तो भी मेरा ऐसे वर्ड काउंट की लिमिट से बाहर नहीं जाएगा, and it will be accepted as an answer. So you need to take care of few things when you are writing an essay. Number 1, word limit. Number 2, sentence structures. देखिए sentence structure से बात समझ आती है। अगर आपसे कोई जुमला ऐसे बोला जाए कि खाना अभी, और क्लास एंड देन छुट्टी, तो आपको ये बातें नहीं समझ आएंगी, क्योंकि मैंने रैंडम वर्ड्स उठाए हैं विदाउट एनी preposition, विदाउट एनी आर्टिकल, विदाउट एनी स्ट्रक्चर। आई जस्ट यूज सर्टेन रैंडम वर्ड्स। हाँ, अगर मैं आपसे एक सेंटेंस बोलूँ कि छुट्टी के बाद आप सब के लिए खाने का इंतज़ाम है, या आप सब खाना खा लें, उसके बाद आपकी छुट्टी होगी, तो ये एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें
कई चीज़ें यूज़ हुई हैं, आर्टिकल्स यूज़ हो रहे हैं, इसमें प्रपोजिशंस यूज़ हो रही हैं, इसमें एक टेंसेस का फ्लो आ रहा है कि आपको पता चल रहा है कि वेदर इट्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सो ये सारी चीज़ें जब तक यूज़ नहीं होती, आपके काम में सेंटेंस स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग एज द कोर क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट, दैट सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी मार्क्ड word limit plus, and I'm not going to say enriched or enhanced, but the use of appropriate vocabulary is very important. जितनी ज़्यादा appropriate vocabulary यूज़ होगी, appropriate का मतलब है contextually correct vocabulary, जगह पर fit होती हुई vocabulary, and also some different vocabulary apart from using one word again and again. So for example, आपने देखा होगा, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस पूरे ऐसे में एयर पोल्यूशन का वर्ड बहुत ज़्यादा ना यूज़ हो रहा हो, और एटमॉस्फेयर एक दफ़ा आया, एनवायरनमेंट ज़्यादा 2 दफ़ा आया होगा, वो भी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी या बहुत ज़्यादा उसकी नीड होगी तब वो आया है। तो इस तरीके से मैंने कई डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए। इसी तरीके से मैंने अगर कोई चीज़ हार्मफुल है तो उसे आगे जाके हैज़ार्डस कही है, कहीं पर मैंने उसे डिटीरियोरेटिंग कहा है। ये सारे वर्ड्स बेसिकली अगर आप उनकी लिटरल मीनिंग डिक्शनरी में जाके करें तो उनका जो मेन रूट वर्ड बनता है वो एक होगा, मतलब वो सारी चीज़ें किसी न किसी नेगेटिव एस्पेक्ट को ही बता रही होंगी, लेकिन मैंने उन्हें इतने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सिर्फ इसलिए कहा है ताकि मेरे ऐसे में एक फ्लेवर डेवलप हो, एक ऐसा फ्लेवर जिसको पढ़ने के बाद एग्जामिनर को लगे कि हाँ, मेरी लैंग्वेज की नॉलेज इतनी इन्हांस्ड है कि मैं एक ऐसे डेवलप कर सकती हूँ विद वेरियस वर्ड्स, right? And vocabulary also give a very good idea to the examiner and also to the reader that the writer has studied and has some prior knowledge regarding the topic. So word count, sentence structure, use of appropriate vocabulary plus spellings and ग्रामर। नाउ ग्रामर एज अ होल मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है। ग्रामर का मतलब होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फॉर इंस्टेंस इसमें पंक्चुएशंस आते हैं, इसमें कैपिटलाइजेशन आती है, इसमें कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं कि आपने कहीं शॉर्ट फॉर्म तो नहीं यूज़ कर ली है, कहीं आपने आप पंक्चुएशंस यूज़ करना भूल तो नहीं गए, आपने कैपिटलाइजेशन नहीं की हो फुल स्टॉप लगाने के बाद, ठीक है। और टेंसेस का यूज़ सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि मैं एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई एम गिविंग यू द एक्सपोजिशन रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन, आई एम ट्राइंग टू गिविंग यू एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन एंड हाउ इट हैज बीन कॉज्ड एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स हैपनिंग ड्यू टू द कॉजेस वी हैव फॉर एयर पोल्यूशन। सो नेचुरली ये सारी चीजें एक तरह की इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन जब हम शेयर करते हैं तो जब तक हम उसमें किसी चीज़ को एग्जाम्पलीफाई ना करें या किसी मोमेंट या किसी इवेंट को एग्जाम्पलीफाई ना करें, हम उसमें पास्ट टेंस का यूज़ नहीं करते। या अगर हम कोई फ्यूचरिस्टिक इवेंट को प्रिडिक्ट या प्रिज्यूम ना कर रहे हो या फोरशैडोइंग ना कर रहे हो, तब तक हम उसमें कोई फ्यूचर टेंस भी यूज़ नहीं करते। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इंफॉर्मेटिव एसेज और एनीथिंग व्हिच डिस्कस और गिव्स अ डिटेल अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग इज यूजुअली इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताकि आपको लगे कि हाँ ये बात अभी हो रही है, कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। ना हुआ था ना होएगा, इस तरह की कोई बात नहीं है, ठीक है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट दैट इट हैज टू बी इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने ये चीज़ें ध्यान में रखी जो कि मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दी हैं ये सारी स्पेशली, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ भी करेंगी और उन्हें स्टेबलाइज़ भी करेंगी।